आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में। प्रोजेक्ट अप्रेजल का एक ओवरव्यू लेंगे कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है, क्यों और किस तरह से किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले अगर प्रोजेक्ट अप्रेजल की बात की जाए तो प्रोजेक्ट अप्रेजल ये वो तरीकाकार है जिसके थ्रू कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन ये पता लगवा सकती है या ये जान सकती है, इस चीज का अंदाजा लगा सकती है कि जो प्रोजेक्ट या प्रपोजल वो लेने वाली है या जो प्रोजेक्ट या प्रपोजल शुरू करने वाली है, जिसपे वो काम करने वाली है, वो कंपनी के लिए फायदेमंद है, वायबल है या नहीं है। इस चीज को जानने के लिए, इस प्रोजेक्ट का अंदाजा लगाने के लिए कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रेज करती है। अब अगर ये बात की जाए कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्यों किया जाता है, किसी प्रोजेक्ट के बारे में क्यों अंदाजा लगाया जाता है, तो जो पहला मकसद है प्रोजेक्ट को अप्रेज करने का वो ये है कि इसमें असेस किया जाता है, ये असेसमेंट की जाती है, अंदाजा लगाया जाता है कि क्या मालियाती और मुआशी तौर पे जो प्रोजेक्ट है वो वायबल है या नहीं है, कंपनी को बेनिफिट देगा या नहीं देगा। उसके अलावा कंपनी अपने प्रोजेक्ट को इसलिए अप्रेज करती है ताकि वो अपने स्केर्स रिसोर्सेज को, मतलब अपने कम जराए को एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, उस जगह पे लगा सके जहां से कंपनी को बेनिफिट हो और कंपनी प्रॉफिटेबल हो। उसके अलावा प्रोजेक्ट को इसलिए अप्रेज किया जाता है ताकि इनिशियल लेवल पे ही किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिसाइड किया जा सके कि उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है। अगर तो प्रोजेक्ट वायबल है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, और अगर प्रोजेक्ट वायबल नहीं है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाएगा। अब ये एक्सेप्शन और रिजेक्शन को जानने के लिए प्रोजेक्ट को करेंगे हम अप्रेज। लेट्स सपोज एक कंपनी है, हम एज्यूम कर लेते हैं एक कंपनी है बिंगो कंपनी, जिसने प्रोजेक्ट जो करना है वो ये करना है कि उसने एक प्लांट लगाना है, और उस प्लांट को लगाने के लिए कंपनी को 1 मिलियन रुपीस चाहिए। अब कंपनी को 1 मिलियन रुपीस चाहिए तो कंपनी ने प्रोजेक्ट को अप्रेज करना है कि आया ये प्लांट लगाना जो है वो बेहतर है या नहीं है, इकोनॉमिक, सोशल और फाइनेंशियल उसकी वायबिलिटी है या नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि ये बिंगो कंपनी जो है वो इस प्लांट को लगाने के लिए इस प्लांट के प्रोजेक्ट को किस तरह से अप्रेज करेगी। तो ये है वो तरीकाकार या प्रोसेस जिसको फॉलो करके, जिस अमल को चला के कंपनी अपने प्रोजेक्ट को क्या करेगी, अप्रेज करेगी या अपने प्रोजेक्ट को असेस करेगी कि वो प्रोजेक्ट उसके लिए वायबल है या नहीं है। तो इसमें जो पहली स्टेज आती है वो ये आती है कि इनिशियल असेसमेंट करनी है। इनिशियल असेसमेंट में कंपनी या बिजनेस ये चेक करेगी कि उसके पास क्या जो उसने प्रोजेक्ट करना है उसके लिए फंड अवेलेबल है या नहीं है। जिस तरह हमने ऊपर एग्जांपल में बात की कि बिंगो कंपनी को 1 मिलियन रुपीस चाहिए, तो अब यहाँ पे इस प्रोसेस में बिंगो कंपनी क्या करेगी कि चेक करेगी कि उसके पास 1 मिलियन रुपीस का फंड है या नहीं है। उसके बाद वो मार्केट रिसर्च करेगी इनिशियल असेसमेंट में कि क्या वो जो प्रोजेक्ट करने जा रही है, वो जिस प्रोडक्ट के लिए वो प्लांट लगा रही है, क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में कामयाब होगी या नहीं होगी। उसके अलावा वो ये देखेगी कि क्या ये जो फंड है इसके पास अवेलेबल है या नहीं है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या मार्केट में से या एक्सटर्नली बाहर से वो अरेंजमेंट हो सकता है फंड का या नहीं हो सकता। उसके अलावा इसमें तमाम वो फैक्टर्स जो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कंपनी अपनी पॉलिसी के मुताबिक देखेगी कि जो जरूरी है, उन तमाम फैक्टर्स को इनिशियल असेसमेंट में वो चेक कर लेगी। अब इसी तरह इनिशियल असेसमेंट में ही वो अपनी टॉप मैनेजमेंट का या अपनी कंपनी की पॉलिसी भी देखेगी, क्या कंपनी की पॉलिसी है कि वो 1 मिलियन इन्वेस्ट कर सकती है इस टाइप के प्लांट्स में या नहीं। अब जो सेकेंड स्टेज आएगी, उस सेकेंड स्टेज में डिफाइन की जाएंगी तमाम प्रॉब्लम्स जो कि इस प्रोजेक्ट को चलाने में आएंगी। लेट्स सपोज कि ये जो फंड है, अब जो फंड 1 मिलियन का फंड चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फंड अवेलेबल है वो फंड 800,000 का अवेलेबल है। तो अब क्या होगा कि जो 1 मिलियन में से जब 800,000 लेस किए तो रिमेनिंग आ गया 200,000। तो अब ये 200,000 कंपनी के पास नहीं है, तो अब ये क्या है, कंपनी के लिए ये एक प्रॉब्लम है कि वो 2,000 कहां से अरेंज करे। लेट्स सपोज कि अब ये कंपनी के लिए प्रॉब्लम है कि कंपनी
इकट्ठा जो है वो 1 मिलियन इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अब कंपनी नहीं कर सकती तो कंपनी ने अपनी इस प्रॉब्लम को भी लॉन्ग लिस्ट कर लिया। उसके अलावा लेट्स सपोज कि कंपनी ने ये रिसर्च की कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो इस मार्केट में नहीं या किसी और लोकेशन में उसकी प्रोडक्ट जो है वो कामयाब होगी। तो मतलब जितनी भी तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को चलाने में आएंगी, बेशक वो फंड से रिलेटेड है या कंपनी की पॉलिसी से रिलेटेड है, वो तमाम प्रॉब्लम्स यहाँ पे कंपनी जो है वो लॉन्ग लिस्ट कर लेगी। अब जब कंपनी ने तमाम प्रॉब्लम्स को लॉन्ग लिस्ट कर लिया तो अब वो कंसल्ट करेगी टॉप मैनेजमेंट में, मतलब डायरेक्टर लेवल पे कंपनी ये चेक करेगी कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो डायरेक्टर लेवल पे उन प्रॉब्लम्स को डिफाइन करेंगी, उन प्रॉब्लम्स को बयान करेंगी और उनसे डिस्कशन करेंगी। और फिर तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। जो मेन इश्यूज हैं उन तमाम इश्यूज को शॉर्टलिस्ट करके तो फिर उन इश्यूज पर काम स्टार्ट किया जाएगा। अब जब उन इश्यूज पर काम शुरू होगा तो यहाँ पे क्या जो स्टेप 4 है उसमें क्या होगा कि उस काम से, इन प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन या इनके ऑल्टरनेटिव्स देखे जाएंगे। अब कंपनी क्या करेगी कि ऑल्टरनेटिव्स को देखेगी कि क्या वो ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियली कंपनी के लिए ठीक है, कंपनी को वो ऑल्टरनेटिव लेते हुए फाइनेंशियल बेनिफिट होगा या नहीं, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा या नहीं होगा। उसके अलावा वो इवेलुएट करेगी इन ऑल्टरनेटिव्स को कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सूटेबल है कंपनी के लिए और कंपनी वो ऑल्टरनेटिव को अडॉप्ट करेगी। लेट्स सपोज कि हमने यहाँ बात की थी कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 200,000 का फंड अवेलेबल नहीं हो रहा। अब कंपनी क्या करेगी कि इस जगह पे इवेलुएट कर लेगी ऑल्टरनेटिव्स को कि आया ये फंड हम लोगों ने शेयर्स के थ्रू अडॉप्ट करने हैं, शेयर्स के थ्रू इस फंड को लेना है या फिर हमने लोन लेना है। तो इस तरह के डिसीजंस यहाँ ऑल्टरनेटिव में इन ऑप्शंस को इन तीनों जो कैटेगरीज हैं इन पे अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि क्या इसकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक सूटेबिलिटी है या नहीं है। उसके बाद उस ऑल्टरनेटिव को अडॉप्ट किया जाएगा। अब जब ऑल्टरनेटिव्स पता चल गए कंपनी को कि कंपनी के पास ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स कंपनी को पता चल गया, अब कंपनी ने क्या करना है कि कंपेयर करना है और सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट अप्रेजल। अब कंपेयर करने के लिए और सिलेक्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने मेथड्स हैं प्रोजेक्ट को अप्रेज करने के लिए। अब जब मेथड की बात आई तो हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रेजल को अप्रेज करने के लिए कौन कौन से मेथड्स या तरीकाकार का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो 5 तरीके हैं, ये वो 5 मेथड्स हैं जिनके थ्रू किसी भी प्रोजेक्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है या प्रोजेक्ट को अप्रेज किया जा सकता है क्या ये प्रोजेक्ट वायबल है, फायदेमंद है या नहीं है। जिसमें जो पहला मेथड आता है वो आता है पे बैक पीरियड का। तो पे बैक पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जितने टाइम पीरियड में किसी इन्वेस्टमेंट ने रिकवर होना है। जिस तरह हमने ऊपर एग्जांपल में बात की थी कि लेट्स सपोज 1 मिलियन का प्लांट लगाना है कंपनी ने। अब कंपनी ने जो 1 मिलियन का प्लांट लगाना है, अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये प्लांट के जो 1 मिलियन है, ये जो चीजें बना के इस प्लांट पे जो चीजें बना के बेचेंगे, इन प्लांट से 5 साल में उन चीजों को बेच के 5 साल में 1 मिलियन रुपीस जो है वो रिकवर होंगे। तो जितने अरसे में ये पैसे रिकवर होंगे, इन्वेस्टमेंट जो 1 मिलियन की है वो रिकवर होगी, उस अरसे को या उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, पे बैक पीरियड। तो यहाँ पे 5 साल जो है ये पे बैक पीरियड है बिंगो कंपनी के 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का। इसी तरह से अब अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की बात की जाए तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का क्या कंसेप्ट है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ये कहता है या ये बताता है कि कितना कैश फ्लो जो है या कितनी एवरेज नेट इनकम जनरेट करेगी कोई भी इन्वेस्टमेंट एक खास अरसे में, एक खास टाइम पीरियड में। और वो टाइम पीरियड क्या होगा, वो टाइम पीरियड प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड होगा, जिससे हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड जो है वो है 5 इयर्स। तो अब हम ये देख लेंगे कि ये जो 1 मिलियन है इसने कितना नेट इनकम जनरेट करना है 5 सालों के अंदर, उसे हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। लेट्स सपोज अब कंपनी ने फोन्स को मैन्युफैक्चर करना है, फोन्स बनाने हैं कंपनी ने, और फोन्स को बनाने के लिए कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो इन्वेस्टमेंट चाहिए 3 लाख रुपए की। और उस इन्वेस्टमेंट से आने वाला जो एवरेज वो है
रिटर्न है वो है 30,000 का। यहाँ पे हमने AVG लिखा एवरेज के लिए, तो एवरेज रिटर्न है उस इन्वेस्टमेंट का 30,000 रुपीज। तो अब क्या होगा कि अब कंपनी देख लेगी कि उसको कितना रिटर्न आएगा। तो यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि ये 30,000 रुपए इस 3 लाख का कितने परसेंट है। जितने परसेंट ये 30,000 रुपए 3 लाख का है, उतने परसेंट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि है 10%। तो यहां पे जो कंपनी के लिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आएगा वो आ जाएगा 10% का। तो अब जो एनपीवी है वो डिफरेंस होता है बिटवीन कैश, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हैं, ये वो कैश फ्लोज हैं जो फ्यूचर में आएंगे। तो मतलब प्रेजेंट जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है। मतलब फ्यूचर में आने वाले जितने कैश फ्लो हैं उनकी आज क्या वैल्यू है, इस चीज को देखती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब हम एज्यूम करते हैं, लेट सपोज कि जो कंपनी ने जो प्लांट लगाना था उसमें 1 मिलियन का कंपनी ने किया आउटफ्लो। अब ये जो 1 मिलियन का आउटफ्लो है, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1.5 मिलियन का जो है वो इनफ्लो है। तो यहां पे क्या हुआ कि 0.5 मिलियन का इनफ्लो जो है ये पॉजिटिव एनपीवी आ जाएगी। तो एनपीवी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और एनपीवी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर पॉजिटिव एनपीवी होगी इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट जो है वो वायबल है। इसी तरह से अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात की जाए, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कंपनी को यह बताता है कि कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना पे ऑफ करेगी। जितनी एक जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है, लेट्स सपोज यहाँ पे 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, तो ये 1 मिलियन कंपनी को कितना पे ऑफ करेगा। लेट्स सपोज ये 1 मिलियन जो है वो कंपनी को 1.38 टाइम्स पे बैक करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1.38 दफा और प्रॉफिट ऐड होके इतना पे ऑफ किया है किसी इन्वेस्टमेंट ने। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी एक इन्वेस्टमेंट रेशियो है। जिस तरह यहाँ पे हमने 1.38 की बात की थी, मतलब ये एक रेशियो है जो ये बताती है कि इतने इन्वेस्टमेंट का इतनी दफा जो है वो पे ऑफ आएगा, वापस इतना प्रॉफिट आएगा। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ये बेसिकली रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट। कॉस्ट और बेनिफिट के दरमियान में ये जो है वो रिलेशनशिप बताता है। अब इसी तरह जो हमारे पास लास्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल का तरीकाकार है, अगर उसकी बात की जाए जो कि है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको नॉर्मली IRR भी कहा जाता है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। तो IRR एक ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जिसके ऊपर जो एनपीवी है वो 0 आ जाती है। यही वाली एनपीवी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने यहां पर कैलकुलेट की थी, तो ये एनपीवी 0 आ जाती है। अब लेट सपोज कि जो इनफ्लो था, एनपीवी किस तरह 0 आएगी, एनपीवी इस तरह 0 आएगी कि लेट सपोज जो इनफ्लो था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जो थी वो थी 1 मिलियन रुपीस की। तो इसी तरह अब जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है कंपनी की प्रोजेक्ट की वो भी है 1 मिलियन। तो जब इसको नेट ऑफ किया, जब इसका रिजल्ट आया तो वो आया 0। अब इस 0 पे जो भी डिस्काउंट रेट होगा ये रेट IRR कहलाएगा। लेट सपोज इस 0 के ऊपर 10% जो है वो रेट आ रहा है डिस्काउंट रेट, तो ये 10% अब क्या हो जाएगा, ये 10% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है, किसी भी कंपनी में प्रोजेक्ट को अप्रेज क्यों किया जाता है और किस तरह से प्रोजेक्ट को अप्रेज किया जाता है।